वीडियो तो बन जाएगा। Good afternoon, all of you. हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ना है योगा एंड लाइफ स्टाइल, जिसमें आपको आसन एंड उसके प्रिवेंटिव्स जितने भी मेजर्स हैं उसके बारे में बता दिया हूँ। और नेक्स्ट आपको पढ़ना है इसमें कौन कौन से जो डिजीज हैं वो अगर आप किसी को होता है तो उसमें क्या करेंगे कि जो भी डिजीज हैं उसको हम लोग योगा से कैसे ठीक कर सकते हैं, या योगा के द्वारा हमें किसी भी तरह के डिजीज में क्या बेनिफिट्स, इस तरह से उसको हम करेंगे कि हमें बेनिफिट्स उसमें मिल सकता है। तो उसके लिए जैसे आपको ओबेसिटी है, मोटापा, तो ओबेसिटी में क्या होता है कि हमारा वेट जो है काफी बढ़ जाता है। ओबेसिटी, अब इसमें हम लोग को पढ़ना है इसका प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शन। Contradiction for Vajrasana, Hastasana, Vipassana, Purnasana, and Mahendrasana। अब जैसे आपका ओबेसिटी है, इसमें डेट वाला जो दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा डेट वाला कैमरा से ठीक कर लीजिए।
उसको भी सेट किया था, डेट बताया भाग जा रहा है, इधर करेंगे लिखा हुआ और इधर आ जाएगा। डेट रखने के लिए दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको आज पढ़ना है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? मोटापा। यानी कि हम लोग ज्यादा अगर खाना वगैरह अपने इच्छा से ज्यादा खाते हैं, या फिर अगर हमने डाइट लिया और फिर उसको फिजिकल वर्क नहीं किया या उसको यूज नहीं कर पाते हैं, तो जिससे हमें ओबेसिटी हो जाता है। अगर आपको लाइफ में अगर ज्यादा आप मोटे हो जाएंगे तो आप किसी भी तरह के अपने फिजिकल वर्क या डेली रूटीन के वर्क आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बहुत सारे डिजीज हो सकता है, बहुत तरह की बीमारियां आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है इसके कारण, ओबेसिटी के कारण। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग फिजिकल एक्टिविटी तो करेंगे ही, उसके अलावा हम लोग योगा के माध्यम से भी, योगा के द्वारा भी इस चीज को, ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर है कि क्या है, व्हाट इज द ओबेसिटी। पहले ओबेसिटी क्या होता है? इन द फिजिकल condition in which the person has the accumulate which much body of the fat that might have the negative effect of the health, obesity has become the universal problem. Obesity जो है ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गया है, और इसमें हमारे अंदर बहुत सारे, ये हमारे हेल्थ के लिए नेगेटिव इफेक्ट करता है। तो इसके लिए हम लोगों को अपने ओबेसिटी को बढ़ने नहीं देना चाहिए। ये आपका आज के डेट में यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गया है सबको। ओबेसिटी हैज बिकम द यूनिवर्सल प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड, हैज द मोर देन डबल सिंस 1980। और ये 1980 में वर्ल्ड वाइड ने इसको एक प्रॉब्लम घोषित किया। ओबेसिटी कैन एक्सपेक्ट द पर्सन पोटेंशियल सीरियस हेल्थ रिस्क। और ये हम लोगों के लिए एक तरह का रिस्क है हेल्थ के लिए, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और हमारा इससे बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो ये हमारे लिए एक तरह का रिस्क है। तब obese people are always poor survival the potential diseases such as the arthritis। जैसे आपको बहुत सारे आर्थराइटिस हो सकता है, जैसे ज्वाइंट से रिलेटेड बीमारियां, हाइपरटेंशन आपको हो सकता है। उसके अलावा कैंसर, फ्लैट फूट, जिसमें आपको आपका तलवा जो है वो चपटा हो जाएगा वेट के कारण। आपके बॉडी पे जब वेट पड़ेगा तो उससे आपका जो तलवा जो है वो चपटा हो सकता है, तो वो भी एक डिजीज माना जाता है। उसके अलावा कैंसर भी हो सकता है ज़्यादा अगर मोटे हैं तो। उसके अलावा रिस्पिरेटरी डिजीजेज, बहुत तरह के आपके श्वसन तंत्र जो आपका है, लंग्स है, लंग्स से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां, रिस्पिरेटरी से रिलेटेड बहुत सारे डिजीज आपको हो सकते हैं। उसके बाद लीवर प्रॉब्लम, आपका जो लीवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसमें भी बहुत सारे आपके प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज, आपको शुगर भी हो सकता है। तो हम लोगों को ओबेसिटी को अपना कंट्रोल करना है और अपने लाइफ में फिजिकल को बढ़ाना है, फिजिकल एक्टिविटी को, योगा को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करना है और अपने डाइट पे कंट्रोल करना है। How can now she or he obey? There are many ways to explain his but the best method of through the calculation of body fat percentage. If the body fat percentage exceed the requirement, they are person may be considered obese. हम लोग एक तरह के उसके परसेंट एक कैलकुलेशन करके और उसके परसेंटेज को निकाल करके अपना ये हम पता कर सकते हैं कि हमारा बॉडी का फिटनेस लेवल किस तरह का है। हम ज़्यादा मोटे हैं
ज़्यादा दुबले हैं, ओवरवेट हैं, या फिर वेट हमारा ज़्यादा है। तो ये हम लोग अपना एक कैलकुलेशन के द्वारा उसको परसेंटेज निकाल करके और ये हम लोग पता कर सकते हैं कि हम लोग ओबेज तो ज़्यादा नहीं है। अनदर मेथड द यूज बॉडी मास इंडेक्स, और जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, उसके द्वारा हम लोग अपने बॉडी के वेट को पता कर सकते हैं। अनदर कैन बी कैलकुलेट यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, और कुछ ये आपका बीएमआई का जो फार्मूला है उसके द्वारा हम लोग अपने बॉडी के वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके परसेंटेज को निकाल सकते हैं। जैसे बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, ये आपका है, इसका फॉर्मूला है वेट इन केजी बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये आपका बीएमआई इंडेक्स हो गया, वेट इन केजी, आपका वजन जो है वो केजी में होना चाहिए, बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, और उसके बाद अपने हाइट को हम आप मेजर करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपका उसका जो परसेंटेज आएगा उसका एक चार्ट बना होता है। ये आपका इतना पॉइंट में अगर आपका परसेंटेज है तो आप ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं, या ज़्यादा ओबेज हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेशन के द्वारा अपने वेट को और हाइट को कैलकुलेट मेजरिंग करके और फिर उसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला इसमें है आर वेट इन केजी बाई हाइट इनटू हाइट। हाइट इनटू एक और फॉर्मूला है वेट इन केजी एंड हाइट इनटू हाइट। तो आप इसके द्वारा भी बॉडी मास इंडेक्स को निकाल सकते हैं। तो आपका पहला फॉर्मूला है वेट इन केजी बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, आर वेट इन केजी बाई हाइट इनटू हाइट। तो इसके द्वारा भी आप अपने वेट को पता कर सकते हैं कि आप ज्यादा मोटे हैं या कम मोटे हैं। ओबेसिटी, ये कॉजेज बाय द फॉलोइंग फैक्टर। ओबेसिटी का क्या क्या कॉज होता है, क्या कारण होता है? तो पहला है जेनेटिक्स, इसमें फर्स्ट जो है वो है जेनेटिक। इसमें पहला है जेनेटिक, दूसरा है ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग, तीसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग,
frequency of eating चौथा है फिजिकल इनएक्टिविटी पांचवा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ओबेसिटी में जो इसका कॉजेज है वो है पहला है जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिक होता है। जैसे अगर कोई किसी के मदर या फादर अगर ज्यादा मोटे हैं, उनके अंदर ओबेसिटी है, तो आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी वो हो सकता है। उसमें दोनों में कोई है, मदर और फादर, तो उसको भी जेनेटिक्स ये होता है और उसको भी फैट यानी ओबेसिटी हो सकता है। A person is more likely to develop the obesity more than both parents are obese. Genetic also affect hormones in fat regulation। और जिसमें अगर आपको उसके मदर या फादर यानी पेरेंट्स ओबेज हैं, मोटे हैं, तो जेनेटिक्स also affect hormones in फैट रिलीज होता है उसके द्वारा, फैट के द्वारा, तो उसमें ये जेनेटिक्स हो सकता है। उसके बाद है ओवर ईटिंग। अगर आप ज्यादा यूज आवश्यकता से ज्यादा अगर आप डाइट लेते हैं तो उसमें भी आपको ओवर ईटिंग हो सकता है। तो हमें अपने डाइट पे कंट्रोल रखना चाहिए और जो हम डाइट लेते हैं उस हिसाब से हमें अपने फिजिकल एक्टिविटी को भी करना चाहिए, जिससे कि हमें उसका हम उस डाइट को सही ढंग से यूज कर सकें और हमारे बॉडी में ज्यादा कैलोरी या फिर नहीं स्टोर हो, जिससे कि हमारा ओबेसिटी बढ़ सके। तो उसके लिए हमें अपने फिजिकल एक्टिविटी को, योगा को, इस तरह के फिजिकल एक्सरसाइजेज को अपने डेली यूज में लाना चाहिए। तो ओवर ईटिंग इज व्हेन द इनटेक द कैलोरी मच मोर देन द बॉडी एक्चुअली नीड्स। हमारे शरीर को ये हमेशा आवश्यकता होती है, उसका नीड्स होता है कैलोरी का, लेकिन अगर हम उससे ज्यादा कैलोरी लेते हैं तो फिर हम उसको फिजिकली वर्क करके यूज करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो फैट के रूप में स्टोर होने लगता है। द रिजल्ट द रेगुलर डिपॉजिट अंडरस्टैंड कैलोरी कॉजिंग ओबेसिटी। अगर हम उसको रेगुलर यूज नहीं करते हैं तो फिर वो हमारे ओबेसिटी के कारण बनता है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग। अगर हम ज्यादा मात्रा में खाना खाते हैं, उसको यूज नहीं कर पाते हैं, उससे भी हमारा फैट जो है बढ़ता है। ईटिंग फ्रीक्वेंसी लीड्स डिपोजिशन अंडर द कैलोरीज। और हम ज्यादा अगर कैलोरीज को यूज नहीं कर पाते हैं तो इससे भी हमारा बॉडी में फैट होता है। उसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी को नहीं करते हैं तो उससे भी हमारे अंदर फैट स्टोर होने लगता है। सेडेंटरी पीपल बर्न फेवर कैलोरीज हैव बीन द फिजिकली एक्टिव रिगार्डिंग वेट गेन। अगर कोई भी फिजिकली एक्टिव नहीं है तो उसका रिजल्ट होता है उसके अंदर वेट जो है वो गेन होने लगता है, यानी कि बढ़ने लगता है। तो हमें डेली अपने फिजिकल वर्क को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर मनोवैज्ञानिक कारण क्या क्या से भी आपकी अगर मन
यानी कि माइंड जो है वो आपका क्या सोचता है, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसमें इफेक्ट करता है। फॉर सम पीपुल इमोशंस influence eating habits, which is the remains the eating in causes of the sadness, burden and stress or anger। जैसे आपके अगर ज्यादा उदास रहते हैं, आपके ज्यादा कोई चीज का आपके ऊपर बर्डन है, तो उससे भी हमारे अंदर फैट जो है वो बढ़ता है। उसके अलावा हम ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, तो उससे भी, या फिर हम ज़्यादा क्रोध करते हैं, तो उससे भी हमारे अंदर ओबेसिटी जो है वो बढ़ता है। तो हमें अपने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी उसको ठीक करना है। इससे भी हमारे ये ओबेसिटी जो है, इसके द्वारा भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज़ों पर अगर हम कंट्रोल करते हैं, अपने क्रोध पर, अपने किसी भी तरह के जो हमारे कॉजेज हैं, उसके अगर हम लोग कोई ज़्यादा हमारे काम का ऊपर बर्डन है, तो उसको हम लोग कंट्रोल करके और इसी को ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लोग योगा में कौन से आसन करेंगे जिससे कि ओबेसिटी को जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब जैसे वज्रासना, वज्रासना, वज्र मीन्स होता है डायमंड्स, जैसे हीरा जो होता है उसको ऐसे शेप में रख होते हैं कहीं पे, तो एकदम स्थिर रहता है। इसी तरह से ये वज्रासना जो होता है, हम लोग दोनों पैरों को फोल्ड कर लेते हैं और किसी फर्श पर या अपने बेड के ऊपर बैठ करके और हील के ऊपर अपने जो हमारा पीछे का थाई है वो हील के ऊपर रखते हैं और फिर इस पे बैठ जाते हैं और दोनों हाथों को अपने थाई के ऊपर हम लोग ऐसे करके पाम के ऊपर रख देते हैं और स्पाइनल कोड को सीधा रखना है और गर्दन सीधा, सिर जो फेस जो है वो सामने होना चाहिए। और फिर हम अपने आई को क्लोज कर लेंगे और क्लोज करने के बाद हम एक ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएंगे वज्रासन में। तो वज्रासन करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स इसके हो सकते हैं। अब वज्रासन होता क्या है? वज्रासना इज सिंपल सिटिंग पोज। वज्रासन जो है वो एक सिंपल सिटिंग पोज है, जिसमें हम लोग अपने कहीं प्लेस पे बैठ जाते हैं और उसको वज्रासन को करते हैं, विच कैन बी परस्यूड 15 to 20 मिनट्स। और इसको हम लोग को 15 से 20 मिनट तक उस पोजीशन में बैठना है डेली। स्पेशली आफ्टर मील्स द स्पीड्स अप द डाइजेशन। अगर स्पेशली हम लोग खाने के बाद अगर इस पोजीशन वज्रासन को करते हैं तो हमारा डाइजेशन जो है वो काफी फास्ट हो जाता है। इससे हमें बेनिफिट होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आपको, और वज्रासन ही एक ऐसा, आप योगा में हमेशा सुने होंगे कि आप बोला जाता है कि हमें योगा जो है वो खाली पेट करना चाहिए, लेकिन वज्रासन जो है इसको हम लोगों को, वही एक ऐसा आसन है योगा में जिसको हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो आपको अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है तो आप इवनिंग में भी खाने के बाद आप थोड़ा देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए वज्रासन के पोजीशन में बैठिए, तो इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काफी अच्छा होगा और इससे भी आपको ओबेसिटी कंट्रोल करने में या अदर्स जो डिजीज हैं वो भी आपको कंट्रोल करने में इससे हेल्प मिलता है। वज्र मीन्स डायमंड्स पोज। वज्र मीन्स होता है डायमंड्स, यानी कि हीरा के आकृति में हम लोगों को इस पोजीशन में बैठना होता है। और इसका प्रोसीजर क्या है?
प्रोसीजर, फर्स्ट नी डाउन ऑन द फ्लैट सरफेस। सबसे पहले हम लोग अपने नी को डाउन करते हैं किसी फ्लैट सरफेस पर, यानी कि समतल जमीन पर। यू मे बी यूज ए मैट, इसके अलावा आप मैट का भी यूज कर सकते हैं। your lower leg should straight backward with the toes crossing each other। आपका जो लेग जो है वो फोल्ड होगा और वो हमारे बैक साइड में आएगा और उसको टोज क्रॉस और टो को आपस में क्रॉस करना है ईच अदर। उसके अलावा सीट विच योर buttocks rising on the heel, the thigh on the calf muscle। आपका जो काफ मसल्स है यानी कि नी के नीचे का जो मसल्स है उसके ऊपर आपका थाई का वेट रहेगा और जो आपका बुटेक्स है वो हील के ऊपर रहेगा। Your spine should be straight and your head should face forward। आपका जो स्पाइनल कोड है वो सीधा होना चाहिए और आपका जो फेस है वो एकदम स्ट्रेट सामने होना चाहिए। रेस्ट योर हैंड ऑन द नी, और आपका हाथ का जो पोजीशन है आपके थाई के ऊपर होना चाहिए। Along the compulsory for many close your eye which focus your enhance and accents। They both take your should be deep। इसमें आपको अपने दोनों आई को क्लोज कर लेना है और आपका जो फोकस है वो आपका इनहेंस यानी आपके सांस जो लेते हैं और छोड़ते हैं उस पे आपका केंद्रित होना चाहिए। द ब्रेथ ऑफ टेक्स शुड बी डीप, और आपको लंबी और गहरी धीरे धीरे सांस लेते रहना है। इसमें सांस लेना है और छोड़ना है और आपका माइंड जो है वो उस पे फोकस होना चाहिए। आई इसमें क्लोज रहेगा। बिगिनिंग में भी हेल्ड द पोजीशन फॉर 5 to 10 मिनट्स, और इस तरह के पोजीशन में आपको 5 से 10 मिनट तक होल्ड रखना है। डेली इंक्रीज द ड्यूरेशन जनरली अप टू 20 to 30 मिनट्स। आप 5 to 10 मिनट से इसको स्टार्ट कीजिए और डेली इसको आप अपना हैबिट बनाइए और फिर इसको कंटिन्यूअस करते हुए आप रेगुलर इसको 20 to 30 मिनट्स तक आप इसको डेली कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, लाभ। बेनिफिट्स, अब इसका लाभ क्या है। The most significant benefits of Vajrasana for obese individual are those who want to avoid becomes obese। अगर आप इसको डेली अपने लाइफ में वज्रासन को इन्वॉल्व करते हैं तो आपका ओबेज जो है मोटापा जो है वो कम होगा। इट इम्प्रूव्स ऑफ डाइजेशन, आपका मोटापा भी कम होगा और इम्प्रूव द डाइजेशन यानी कि आपका जो पाचन तंत्र है वो ठीक होगा। आपका खाना जो खाएंगे वो सही ढंग से डाइजेस्ट होगा। द पोजीशन लोअर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन लोअर लेग, और आपका जो लेग है उसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन जो काफी अच्छा होगा। ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द लोअर लेग डिवाइडिंग इन द एब्डोमिनल एरियाज, और आपका जो एब्डोमिनल एरिया है वो आप जब सीधा करके बैठेंगे तो वो आपका एब्डोमिनल एरिया को उसका अच्छा इफेक्ट होता है। Where the dividing organs are located, और उसके द्वारा आपका जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एरिया है वो आपका उसमें इंप्रूव करता है। वज्रासना हेल्प के इन केस ऑफ जेनियस इन द स्टमक स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स। जैसे किसी को अगर अल्सर है यानी कि
पेट से रिलेटेड एक बीमारी होता है तो वो आपका इसमें ठीक होता है। जो आपका स्टमक है, जो पेंक्रियाज है, ये सब आपके जो सही ढंग से, जिसको अगर किसी को गैस वगैरह होता है तो आप इस पोजीशन में अगर बैठते हैं तो आपको रिलैक्स मिलेगा। तो इस तरह के हमें डेली वज्रासन पोजीशन में अपने को बैठ करके और डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करना चाहिए, जिससे हमें गैस की बीमारी या फिर जो आपका बहुत सारा अल्सर वगैरह की जो बीमारियां होती हैं वो आपका इससे ठीक होगा। इफ ऑल्सो ब्रिंग द रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, अगर आप इसको डेली करते हैं तो आपको इससे कॉन्स्टिपेशन में भी यानी कि कब्ज में भी आपको रिलैक्स मिल सकता है। तो आपको हमेशा वज्रासन करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन में भी राहत मिलेगा। Apart from the editing proper digestion of food, these asanas also now at the locate back problem, clean nerves, strengthen the leg and thigh, make joint of the knee and ankle more flexible and correct posture. A part of editing proper digestion, अगर आप इसको डेली अपने लाइफ में अपनाते हैं तो आपका डाइजेशन जो है सही ढंग से होगा। एंड डाइजेशन ऑफ फूड, अगर आप इससे और आपका जो भोजन है वो अच्छे से पचेगा। स्टमक एंड स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स एंड अदर्स डिजीज। This asana is also now the elevate lower back problems। अगर आपका लोअर बैक यानी कि कमर के नीचे पैर में या नी में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो इससे आपको रिलैक्स मिलेगा। क्लेम द नेवर्स स्ट्रेंथ ऑफ लेग एंड थाई, इससे जो आपका लेग का और जो आपका थाई है वो काफी पावरफुल होगा, मजबूत होगा, उसका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगा इससे। मेक ज्वाइंट ऑफ द नी एंड मोर फ्लेक्सिबल एंड करेक्ट पोस्चर, और इसके अलावा आपका जो नी है एंड एंकल, जो आपका घुटना है और एड़ी के पास जो आपका एंकल है वो काफी करेक्ट, ये आपका जो है वो फ्लेक्सिबल होगा, इसमें काफी लचीलापन आएगा। एंड करेक्ट पोस्चर, और आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो आपका सही होगा। तो इसलिए हमें डेली अपने लाइफ में वज्रासन को अपनाना है। अब इसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कॉन्ट्रेडिक्शन, कॉन्ट्रेडिक्शंस यानी कि सावधानियां में क्या, इसमें जैसे आप कोई भी योगा में आसन करेंगे तो उसका क्या बैड इफेक्ट नहीं हो, तो इसके लिए हमें कुछ सावधानियां इसमें रखनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको जानकारी होना चाहिए। पेशेंट्स ऑफ नी एंड बैक इंजुरीज should be extra careful while participating in person should be take up the only under the guidance of a trained expert। आपको जैसे आपके नी का प्रॉब्लम है या एंकल में कहीं प्रॉब्लम है या बैक में प्रॉब्लम है तो आपको किसी एक्सपर्ट के सजेशन के द्वारा ही इसको करना चाहिए। यानी कि हमें किसी योगा के एक्सपर्ट के सजेशन के द्वारा हमें करना चाहिए। अगर आपके नी में प्रॉब्लम हो, आपके एंकल में प्रॉब्लम हो या फिर आपके बैक साइड में यानी कि कमर में प्रॉब्लम हो। The some causes apply the patent hernia, intentional ulcer and other diseases of the small and large intestine। अगर आपके अंदर
कोई जैसे डिजीज है हॉर्निया, जैसे हॉर्निया का होता है आंख उतरना, उसका हिंदी होता है हॉर्निया। एक डिजीज है जिसमें आपका पेट का जो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपका एक यहाँ पेट के जस्ट नीचे एक होल होता है, जो कि एक उस पर झिल्ली होती है। अगर उसमें वो झिल्ली फट जाती है तो पेट का आंख जो है उससे धीरे धीरे बाहर निकलता है। अगर आप कोई ज्यादा वेट उठाते हैं या फिर ज्यादा किसी तरह का ओवर वेट कोई चीज उठा लेते हैं तो उससे वो झिल्ली जो है वो फट जाती है, जिसको हॉर्निया डिजीज बोलते हैं। और उसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक मात्र उपाय है सर्जरी या फिर योगा के द्वारा हम लोग अगर उसको, या फिर अपने वेट कहीं भी ज्यादा वजन हमें नहीं उठाना है। तो उसके अलावा अल्सर जैसी बीमारियां हैं, कुछ इस तरह की बीमारियां अगर किसी को है तो उन्हें इस पे भी किसी एक्सपर्ट के सलाह से ही इसको करना चाहिए। और किसी को अगर स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, यानी कि पेट में किसी को प्रॉब्लम है और डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उनको भी ये आसन किसी एक्सपर्ट के द्वारा पूछकर या फिर नहीं करना चाहिए। इट माइट कॉज सटिस्फेंस फीट एंकल एंड नी। अगर किसी को पैर में फुट में प्रॉब्लम है, एंकल में प्रॉब्लम है या नी में प्रॉब्लम है, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। बिगिनर शुड बी टेक केयर नॉट ओवर एक्सटेंड थम्स, अवॉइड स्टैंडिंग द जॉइंट एंड ब्रेथ। जो भी बिगिनर्स हैं उनको इसको धीरे धीरे इस योगा के जो ये आसन है वज्रासना, इसको धीरे धीरे करना चाहिए। और उनको अगर फिजिकली प्रॉब्लम होता है तो फिर उसको होल्ड कर देना चाहिए, वहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उनके ज्वाइंट्स और उनके ब्रेथ पे इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। और उसमें है फिर इसके बाद है एक हस्तासना। वज्रासना के बाद है फिर हस्तासना। अब हस्तासना के बारे में हम लोग कल इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और आज आपको कुछ योगा से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव आपको मैं 5 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी? फर्स्ट है ऑप्शन जेनेटिक्स, सेकंड है ओवर ईटिंग, थर्ड है फिजिकल इनएक्टिविटी एंड डी में है ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। ये हमने 4 ऑप्शन बताए। पहला है जेनेटिक्स, ओवर ईटिंग, थर्ड है फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजिकल इनएक्टिविटी एंड डी में फोर्थ है ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। यानी कि इसमें सभी जो हैं इसमें आपके ये कॉजेज हैं ओबेसिटी के। जेनेटिक्स भी होता है, आपका ओवर ईटिंग से भी होता है और फिजिकल इनएक्टिविटी से भी होता है। तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन को टिक करेंगे? इसमें ऑल ऑफ दीज का डी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आसनाज बेनिफिशियल ऑफ डायबिटीज? डायबिटीज के लिए कौन सा आसन बेनिफिट्स होता है? फर्स्ट ए है हस्तासना, वज्रासना एंड वक्रासना। सेकंड है भुजंगासना, पश्चिमोत्तासना एंड अर्धमतेंद्रासना। सी में है वज्रासना, त्रिकोणासना एंड मतेंद्रासना एंड डी में है पर्वतासना, शवासना एंड चक्रासना। तो इसमें हम लोग कौन सा टिक करेंगे? जैसे वज्रासना और हस्तासना जिसमें ऑप्शन हो, यानी कि हमारा ऑप्शन है इसमें फर्स्ट ये जो ऑप्शन है वज्रासना, हस्तासना और वृक्षासना। ये अगर हम करते हैं तो हमारे ओबेसिटी जो है वो कंट्रोल होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव व्हिच वन द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉजेज द हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन का कौन सा
कॉजेज नहीं हो सकता है। जेनेटिक्स कॉजेज ओबेसिटी, lack of exercise, incorrect body posture. Which one the following is not a cause of hypertension? ये कौन सा इसमें जो है वो हाइपरटेंशन का कारण नहीं हो सकता है? जेनेटिक्स कॉजेज ओबेसिटी, लेक ऑफ एक्सरसाइज एंड इनकरेक्ट बॉडी पोस्चर। इसमें हम लोग डी होगा ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑफ बॉडी पोस्चर। आपका जो डायबिटीज होता है तो आपका अगर बॉडी पोस्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो उससे आपका ये डायबिटीज का कोई उससे या हाइपरटेंशन का उससे कोई रिलेशन नहीं है। उसके लिए आपका फिजिकल एक्टिविटी से नहीं, लेकिन जेनेटिक कॉजेज से भी ये होता है। ओबेसिटी के कारण भी हो सकता है या लेक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करने से भी हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हिच आसनाज इज आल्सो नाउ एज द अपवर्ड फेसिंग bow pose? Which asana is also now as the upward facing bow pose? धनुरासना, तड़ासना, चक्रासना एंड वक्रासना। हम लोग कौन सा ऐसा आसन है जो बॉ फेस पोज में करते हैं? तो इसमें हम लोग तड़ासन जो है वो हमारा सामने की तरफ फेस होता है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन होगा तड़ासना। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हिच आसना ऑल्सो नाउ एज द डायमंड पोज? कौन से आसन का नाम है जो आसन है इसका जो डायमंड पोज के नाम पे है? तो इससे पहले हमने आपको बताया था वज्रासन में वज्र मीन्स डायमंड्स होता है, तो उसके पोज में हम लोग बैठते हैं तो उसको वज्रासन बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट है तड़ासना, सेकंड ऑप्शन है वज्रासना, थर्ड ऑप्शन है शलभासना एंड डी फोर्थ ऑप्शन है शवासना। तो इस तरह के ऑप्शन अगर हम अपने लाइफ में यूज करते हैं तो हम इस तरह के ओबेसिटी से रिलेटेड